नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कक्षा 10 के द्वितीय अध्याय पर थे हम। अभी इससे पहले हमने उत्सर्जन तंत्र का वीडियो बनाकर डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव जनन तंत्र की। जनन तंत्र जनन तंत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मनुष्य में जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहले हम लिखते हैं आवश्यकता। आवश्यकता क्यों? तो बच्चों, मनुष्य में जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि मनुष्य अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति के उद्देश्य से जनन करता है। तो बच्चों, जो जनन तंत्र है इसमें विभिन्न मांसपेशियां और विभिन्न अंग कार्य करते हैं। उन मांसपेशियों, अंगों और जो मुख्य हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसकी भूमिका, सबसे पहले हम भूमिका देख लेते हैं, उसके बाद हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका। तो बच्चों, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। और बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। जानवरों में भी लैंगिक जनन होता है, मनुष्यों में भी लैंगिक जनन होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य द्विलिंगी जीव है। इसमें दो लिंग होते हैं, नर और मादा। तो सबसे पहले जननांगों के विकास की एक निश्चित अवस्था होती है और इस अवस्था को या स्टेज को हम क्या कहते हैं? यौवनारंभ कहते हैं, या फिर इसे यौवनारंभ कहा जाता है। बच्चों, आपको पता है कि जो जनन अंग हैं उनका पूर्ण विकास यौवनारंभ के साथ होना शुरू हो जाता है। तो आपको एक विशेष रूप से याद रखनी होगी बात कि जो लड़कियां हैं उनमें जननांगों का विकास लड़कों से पहले होता है। तो लड़कियों में यौवनारंभ की आयु 12 से 13 वर्ष व लड़कों में 13 से 14 वर्ष लगभग यौवनारंभ की अवस्था होती है, आयु होती है। तो जो लड़कियों और लड़कों में यौवनारंभ की अवस्था के पश्चात शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो लड़कियों में क्या होते हैं शारीरिक परिवर्तन?
लड़कियों में स्तन बनना, जननांगों में पर बाल आना, रजोधर्म, लड़कियों में ये यौनारंभ के लक्षण हैं कि लड़कियों में स्तन बनना, जनांगों पर बाल आना और रजोधर्म लड़कियों में। लड़कों में दाढ़ी मूछ उगना और जननांगों पर बाल आना और आवाज भारी होना। तो बच्चों, आपने देखा होगा किशोरावस्था के आरंभ से ही लड़के जो हैं उनकी दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाते हैं और उनकी आवाज़ में भारीपन झलकने लगता है। इसी प्रकार लड़कियों में भी। अब हम पढ़ेंगे जो प्रमुख जनन तंत्र हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ये सब पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य में सामान्यतः 18 से 19 वर्ष की आयु में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। मनुष्य में सामान्यतः 18 से 19 वर्ष में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, यानी 18 से 19 वर्ष तक होते होते मनुष्य में जो लैंगिक अंग हैं उनका पूर्णतः विकास हो जाता है। इसके बाद मनुष्य जनन हेतु कुछ मुख्य हार्मोन्स कार्य करते हैं। यथा जो नर है, नर के मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और मादा में, नर में एक हार्मोन होता है और मादा में 2, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन। तो बच्चों, ये थी हमारी भूमिका जनन तंत्र की। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र नर जनन तंत्र में दो प्रकार के अंग कार्य करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक अंग व द्वितीयक लैंगिक अंग। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंगों के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंगों में मनुष्य के जो नर हैं उनके वृषण सम्मिलित होते हैं। जो प्राथमिक लैंगिक अंग हैं ये वे अंग हैं
जो जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और जो हार्मोन्स है, मुख्य हार्मोन, उनका स्त्रावण करते हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता लिखते हैं हम, जनन कोशिकाओं का निर्माण या युग्मक निर्माण, जनन कोशिकाओं का निर्माण या युग्मक निर्माण। युग्मक क्या होते हैं बच्चों? जो नर में युग्मक होते हैं वो होते हैं शुक्राणु। तो नर में होते हैं शुक्राणु, और इन्हें प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनद भी कहा जाता है। इन्हें जनद भी कहा जाता है, जनद कहा जाता है। प्राथमिक लैंगिक अंगों का दूसरा नाम क्या है? जनद है। और मानव में जनद नर में जनद कौन से होते हैं? वृषण होते हैं। नर में जनद वृषण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वृषणों के बारे में। तो नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं, और इनका कार्य क्या है? शुक्राणुओं का स्त्रावण और जो तो वृषणों का कार्य क्या है? वृषण शुक्राणु का स्त्रावण करते हैं, और इसका दूसरा कार्य क्या है? जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण। तो वृषण के दो प्रमुख कार्य हैं। आपको इनमें प्रमुखता कार्य ही याद रखने होंगे बच्चों। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं विशेषताएं, वो कार्य ही पूछे जाते हैं कि वृषण का कार्य क्या है। वृषण शुक्राणुओं का स्त्रावण करते हैं और टेस्टोस्टेरोन का, जो नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका स्त्रावण करते हैं। इसमें हमने प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में। एक बात और बच्चों, जो वृषण है वो वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण कोश एक उसके बाहरी आवरण के तौर पर कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग। तो बच्चों जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उनमें एक ही है, जो वृषण है हमारे, वही द्वितीयक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग है, लेकिन द्वितीयक लैंगिक अंगों में हम कई लैंगिक अंग पढ़ेंगे। इसके लिए आपको मैं चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। पहले आपको मैं अंगों के बारे में पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृषण कोश। वृषण कोश तो एक जोड़ी वृषण कोश में होते हैं, और वृषण कोश का प्रमुख कार्य क्या है? यह एक ताप नियंत्रक अंग के तौर पर कार्य करता है। अंग के तौर पर कार्य करता है। अब ताप नियंत्रक अंग का क्या अर्थ है बच्चों, मैं बताता हूँ आपको कि जो नर में वृषण होते हैं उनको शरीर के बाकी अंगों से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो वृषण कोश है उसका कार्य क्या होता है कि जो ताप है उसको नियंत्रित करता है। यहाँ
शरीर से शरीर के बाकी अंगों से कम तापमान की आवश्यकता होती है तो वृषण कोश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी के बारे में। जो द्वितीयक लैंगिक अंग है उसका दूसरा अंग है शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी का कार्य पढ़ेंगे। शुक्रवाहिनी का कार्य क्या है? जो वृषण में निर्मित शुक्राणु है उनको शुक्राशय तक पहुंचाना शुक्रवाहिनी का कार्य है। और शुक्रवाहिनी शुक्राशय में पहुंचकर आगे मूत्र जनन नलिका से एक हो जाती है और इसके बाद दोनों एक ही रहती हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पर शुक्रवाहिनी शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। शय तक पहुंचाने का कार्य करती है। बच्चों, जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य कर रही थी, उसी प्रकार शुक्रवाहिनी जो शुक्राणु है उसको शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद शुक्राशय से आगे यह मूत्र नलिका से मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है और इसी कारण नर में शुक्राणुओं तथा मूत्र का बाहर निकलने का मार्ग एक ही होता है। अर्थात जो शुक्राशय में पहुंचने के पश्चात जो शुक्रवाहिनी है और जो मूत्रवाहिनी है दोनों एक ही हो जाती हैं, जिसके कारण जो मूत्र है और जो शुक्राणु है वो दोनों एक ही मार्ग से बाहर निकलते हैं नर जनन में। इसके पश्चात शुक्राशय क्या है? यहाँ शुक्राणु संग्रहण किए जाते हैं। जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो शुक्राशय में संग्रहित किए जाते हैं। जिस प्रकार मूत्राशय में संग्रहित किया जाता है और मल है वो मलाशय में, इसी प्रकार शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित किए जाते हैं। जो शुक्राशय है, शुक्राशय एक तरल पदार्थ का स्त्रावण करता है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का स्त्रावण करता है जो वीर्य को ऊर्जा व गति प्रदान करता है। इसके पश्चात जो द्वितीयक लैंगिक अंगों में चौथा अंग है वह है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि यह शुक्राशय के नीचे अखरोट
के आकार की ग्रंथि है और यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। इसके पश्चात यह एक तरल पदार्थ, जिस प्रकार शुक्राशय द्वारा एक तरल पदार्थ का स्त्रावण किया जा रहा था, उसी प्रकार प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक तरल पदार्थ का स्त्रावण करती है। यह एक तरल पदार्थ का स्त्रावण करती है जो वीर्य को ऊर्जा व गति प्रदान करता है। इसके पश्चात जो मुख्य लैंगिक अंग है शीशन, जो नर में मुख्य लैंगिक अंग पाया जाता है शीशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शीशन यह एक बेलनाकार अंग है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? बच्चों, मैंने आपको बताया कि किसी भी अंग के बारे में हम पढ़ेंगे तो आप उसके कार्य से उस अंग को याद रख सकते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है? यह शुक्राणुओं को मादा योनि में प्रवेश करवाता है ताकि जो अंडाणु हैं, अंडाणु शुक्राणु में निषेचन हो सके। तो बच्चों, ये थे प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग जो हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिए। अब मैं आपको इसमें जो ये अंग है, इनके मुख्य कार्य और इनके विषय में संपूर्ण जानकारी चित्र के माध्यम से दूंगा। तो देखते हैं बच्चों, जो चित्र है वो। बच्चों, ये है नर जनन तंत्र का चित्र। तो बच्चों, इसमें हमने प्राथमिक लैंगिक अंग सबसे पहले पढ़े थे, तो हम स्टेप बाय स्टेप सबको समझेंगे। सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक अंगों में हमने वृषण के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, ये है वृषण। वृषण का प्रमुख कार्य मैंने आपको क्या बताया था कि यह एक तो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं और जो मुख्य लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका स्रावण करता है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में एक वृषण मात्र था। और द्वितीयक लैंगिक अंगों में हमने सबसे पहले वृषण कोश पढ़े थे। और वृषण कोश इन वृषणों को एक बाहरी आवरण प्रदान करते हैं। और इस आवरण का कार्य क्या है? यह एक ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है। यानी यह एक ताप नियंत्रण क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर शरीर के बाकी अंगों से कम ताप की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात हमने पढ़ी शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या करती है? शुक्राणुओं का जो वृषण में निर्मित शुक्राणु हैं, उनको शुक्राशय तक यहाँ तक लेकर जाने में सहायता करती है। इसके पश्चात जो शुक्रवाहिनी है वो आगे चलकर मूत्रवाहिनी से मिलकर एक नलिका बना लेती है। और उसके पश्चात हमने पढ़ा था शुक्राशय। शुक्राशय में जो शुक्राणु है उसका संग्रहण होता है और शुक्राशय द्वारा एक तरल पदार्थ का स्रावण किया जाता है जो शुक्राणु वीर्य को ऊर्जा और गति प्रदान करता है। उसके पश्चात हमने प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ी। प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है और एक बहिस्रावी ग्रंथि है। और इसके द्वारा भी एक तरल पदार्थ का स्रावण किया जाता है जो एक वीर्य को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके पश्चात हमने पढ़ा शीशन। तो यह एक बेलनाकार अंग है और यह
जनन का कार्य करता है, मुख्य कार्य इसके द्वारा ही किया जाता है। यह शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा हो गया नर जनन तंत्र। अब हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। तो बच्चों, जिस प्रकार नर में हमने प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम मादाओं में भी जो विभाजित करके अंगों को पढ़ेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग। तो सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र में। तो जो प्राथमिक लैंगिक अंग है मादाओं में, प्राथमिक लैंगिक अंग मादाओं में मुख्य प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय है। जो नर में था वो वृषण था, और जो मादाओं में कार्य करता है प्राथमिक लैंगिक अंग वह है अंडाशय। अंडाशय है। जिस प्रकार और जिस प्रकार वृषण द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जा रहा था, उसी प्रकार अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है। अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण करता है तथा जो मुख्य लैंगिक मांसपेशियां हैं, मुख्य लैंगिक जो युग्मक हैं, उनका स्त्रावण भी अंडाशय द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार हमने वृषण के 2 कार्य पढ़े थे, शुक्राणु निर्माण और हार्मोन का स्त्रावण, उसी प्रकार अंडाशय में भी अंडाणु निर्माण और हार्मोन्स का स्त्रावण। तो हार्मोन्स का स्त्रावण तो हार्मोन्स का स्त्रावण कैसे किया जाता है? जो हार्मोन्स हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादाओं में 2 हार्मोन्स कार्य करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो 2 हार्मोन्स का स्त्रावण किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन। इसके बाद अंडाशय द्वारा जिन हार्मोन्स का स्त्रावण किया जाता है, अंडाशय से स्त्रावित होने वाले हार्मोन स्त्रियों में लैंगिक परिवर्तन व जो अंडाणु निर्माण है, अंडाणु निर्माण में सहायता करते हैं। बच्चों, जो नर में हार्मोन का स्त्रावण था वो भी लैंगिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। उसी प्रकार स्त्रियों में भी जो हार्मोन्स हैं उनका स्त्रावण के द्वारा जो लैंगिक परिवर्तन है वे होते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंगों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो अंडवाहिनी है उसके बारे में। जो प्रथम अंग है वह है अंडवाहिनी। तो बच्चों, अंडवाहिनी का क्या कार्य क्या होता है? जो अंडाणु है उसको जो गर्भाशय है उस तक पहुंचाना अंडवाहिनी का कार्य होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडवाहिनी का कार्य। अंडवाहिनी अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य
कार्य करती है। जो मादाओं में एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर बाहें फैलाए होती हैं। मादाओं में एक जोड़ी अर्थात एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ होती हैं जो अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती हैं और यह गर्भाशय के दोनों ओर होती हैं तो बच्चों, अंडवाहिनी के पश्चात जो अगला अंग है हमारा वह है गर्भाशय। गर्भाशय है उसे हम आम भाषा में बच्चादानी भी कह देते हैं। गर्भाशय में क्या होता है, जो भ्रूण है उसका आरोपण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ भ्रूण की स्थापना होती है। बच्चों, जो निषेचन की प्रक्रिया के समय नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु और मादा में अंडाशय द्वारा निर्मित जो अंडाणु हैं वे गर्भाशय में आकर मिलते हैं और यहाँ भ्रूण की स्थापना होती है और यह ग्रीवा के द्वार से योनि में खुलता है। योनि के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। खुलता है और इसके अलावा इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है। यह ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा होता है। इसका चौड़ा भाग ऊपर व संकरा भाग नीचे होता है और जो माता और भ्रूण में कड़ी प्लेसेंटा का रोपण भी यही होता है। तो बच्चों, हमने पढ़ लिया अभी तक अंडवाहिनी और गर्भाशय के बारे में। अब अगला हम पढ़ेंगे योनि। जो मादा जनन तंत्र है उसका अगला अंग द्वितीयक लैंगिक अंग योनि। तीसरा अंग है योनि। तो यह 8 से 10 सेमी लंबी नलिका होती है। तो बच्चों, यह 8 से 10 सेमी लंबी नलिका होती है और मादाओं में मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थापित होती है। मादा में मूत्राशय व मलाशय के बीच में होती है और जो गर्भाशय में भ्रूण का रोपण है उससे पहले जो निषेचन की प्रक्रिया है उसमें मानव शिशन द्वारा योनि के माध्यम से गर्भाशय तक जो शुक्राणु है उसका प्रवेश करवाया जाता है। शिशन द्वारा योनि के माध्यम से
गर्भाशय में शुक्राणु का प्रवेश करवाया जाता है और योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त जो लैक्टिक अम्ल है योनि में लैक्टिक व कार्बनिक व लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ का वातावरण अम्लीय होता है। तो बच्चों, हमने जो मादा जनन तंत्र है उसके प्राथमिक व लैंगिक अंगों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम इसका चित्र देख लेते हैं ताकि हमें टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं मादा जनन तंत्र का चित्र। तो बच्चों, ये है मादा जनन तंत्र का चित्र। इसमें सबसे पहले हमने जो प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था अंडाशय। तो बच्चों, ये है अंडाशय। अंडाणु का निर्माण और जो मुख्य हार्मोन्स हैं उनका स्त्रावण अंडाशय द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात हमने पढ़ा था अंडवाहिनी। ये जो अंडवाहिनियाँ हैं, मैंने आपको बताया था कि गर्भाशय के दोनों ओर बाहें फैलाई हुई होती हैं। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बाहें फैलाई हुई हैं। यहाँ से अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाशय द्वारा अंडाणु अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय में अंडाणु पहुँचाया जाता है। यहाँ तक। इसके बाद में हमने अगला जो अंग पढ़ा वह था गर्भाशय। यह है बच्चों जो मध्य भाग है गर्भाशय है। यह ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है और यह ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा होता है। इसके अतिरिक्त जो भ्रूण का स्थापन है वह भी यही होता है और जो माता और शिशु के मध्य कड़ी होती है प्लेसेंटा, उसका जो रोपण है वह भी यही होता है। उसके आगे हमने पढ़ा था अंग योनि। तो बच्चों, यह है अंतिम अंग योनि। योनि के माध्यम से जो नर शिशन है उसके द्वारा यहाँ पर शुक्राणुओं का प्रवेश करवाया जाता है। इसके पश्चात अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। उसके पश्चात जो भ्रूण है उसका रोपण संपन्न होता है। तो बच्चों, हमने पढ़ लिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के विषय में। अब हम जो इसकी अवस्थाएं हैं उसको चरणबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो जो अवस्थाएं हैं वे अवस्थाएं पढ़ेंगे हम। मानव जनन की अवस्थाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे मानव इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे युग्मक जनन। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मादा है और नर है उनमें अलग अलग युग्मक होते हैं। मादाओं में अंडाणु और नर में शुक्राणु। यौनारंभ के प्रारंभ में ही मानव में युग्मकों का निर्माण होने लगता है और नर में शुक्राणु एक युग्मक है। शुक्राणु युग्मक निर्माण क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। और जो मादा है उसमें मादा में
अंडाणु युग्मक निर्माण क्या कहलाता है? अंडजनन कहलाता है। अंडजनन कहलाता है। इसके तो बच्चों युग्मक जनन हमने समझ लिया। अब हम जो दूसरी अवस्था है मानव जनन की, निषेचन। निषेचन नर युग्मक अर्थात जो शुक्राणु है, नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु के गर्भाशय में मिलन की प्रक्रिया। गर्भाशय में मिलन की अवस्था या स्टेज कह सकते हैं हम, अवस्था। तो निषेचन क्या होता है बच्चों? जो अंडाणु है और जो शुक्राणु है वे जब मादा के गर्भाशय में मिलते हैं तो वे निषेचन कहलाता है। इसके पश्चात है भ्रूण का रोपण। भ्रूण का रोपण। भ्रूण का रोपण। तो बच्चों समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों के निषेचन के बाद एक कोरक बनता है, जिसके बाद भ्रूण का रोपण होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गर्भाशय में निषेचन के पश्चात समसूत्री विभाजन द्वारा कोरक का निर्माण होता है। और जो यह कोरक जो गर्भाशय है उसके अंतः स्तर तक जाकर स्थापित हो जाता है। गर्भाशय के अंतः स्तर में यानी आंतरिक भाग में स्थापित हो जाता है। स्तर में स्थापित हो जाता है और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं? भ्रूण का रोपण कहते हैं। बच्चों इसके पश्चात हम पढ़ेंगे प्रसव। यह अंतिम प्रक्रिया है जनन की। प्रसव में क्या होता है बच्चों? जब भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है, मादा के शरीर में भ्रूण का पूर्ण विकास होने के पश्चात शिशु का जब जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं बच्चों, डिलीवरी कहते हैं। शिशु जन्म को प्रसव कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले बच्चों हमने जनन के बारे में पढ़ा कि जनन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और जो जननांग है उनका पूर्ण विकास कब तक हो जाता है, इसके बारे में हमने पूर्ण चर्चा कर ली। अब हम उसके पश्चात हमने क्या पढ़ा? नर जनन तंत्र में पढ़ा प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। मादा जनन तंत्र में हमने पढ़े प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। उसके पश्चात हमने पढ़ा जो जनन की प्रक्रिया है उसकी जो अवस्थाएं हैं वो हमने पढ़ी। अब बच्चों मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ इसमें। एक तो इसमें है इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन। तो बच्चों इस प्रकार हमारा टॉपिक होता है पूरा। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी आने वाली बोर्ड की परीक्षा में आप अपने मनवांछित अंक प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।